अच्छा गाइस, आज की ये जो पहली कहानी है, ये कहानी ताबिश साहब की कहानी है। और इससे पहले हम इनकी बहुत ही खौफनाक कहानी की तरफ बढ़ें। अगर आप में से किसी ने भी अब तक इस ऑडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले इस ऑडियो टेप को लाइक कर दें। और अगर हो सके तो अपने जानने वालों में, अपने सर्किल में, अपनी कम्युनिटी में इस चैनल को इंट्रोड्यूस करवाएं। ये कहानी ताबिश भाई की कहानी है। और ये बताते हैं कि ये उस दौर की बातें जिस दौर में हम लोग न्यू जर्सी अमेरिका में शिफ्ट हुए थे। वैसे तो आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में या इंडिया में लोगों का क्रेज़ हुआ करता है कि वो अपने मुल्क से अमेरिका में सेटल हो जाएं या वहाँ जाके ज़िंदगी स्पेंड करें। खैर, मैं तो नहीं चाहता था, लेकिन मेरे घर वाले क्योंकि इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर चुके थे और वो मुझे यहाँ पे किसी भी सूरत नहीं छोड़ सकते थे, लिहाजा मैं अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे सेटल हो गया। जब भी आप अपना मुल्क चेंज करते हैं, इवन के एरिया चेंज करते हैं या शहर चेंज करते हैं, तो आपको होम सिकनेस बहुत ज़्यादा परेशान किया करती है। वैसे ही कुछ मेरा हाल था जब मैं वहाँ पे गया। बज़ाहिर तो सब अच्छा था, लेकिन मुझे अपना पुराना घर, अपने दोस्त यार अहबाब याद आया करते थे। हालांकि मेरी फैमिली मेरे साथ मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद जाहिर सी बातें, जहाँ आप पैदा होते हैं, जहाँ आपने अपनी ज़िंदगी गुजारी होती है, आप उस एरिया को, उस मोहल्ले को, उन घरों को ज़रूर याद किया करते हैं। अब जब हम वहाँ पे गए तो आहिस्ता आहिस्ता करके, क्योंकि जो मेरे बहन भाई थे या जो भी घर वाले थे वो बड़े प्रोफेशनल थे। एक तो उनके पास अच्छी तालीम थी, उसके साथ साथ उनके पास अच्छा एक्सपीरियंस मौजूद था। तो उन्होंने जल्दी जल्दी मुख्तलिफ़ इदारों में जॉब्स को ज्वाइन करना शुरू कर दिया। लेकिन जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मेरे पास कोई इतनी अच्छी, इतनी बड़ी डिग्री मौजूद नहीं थी। लिहाजा मैंने उस दौर के हिसाब से वहाँ पे टैक्सी चलाना शुरू कर दी। मेरी कोशिश होती थी कि मैं दिन के औकात में या सुबह से शाम तक टैक्सी चलाऊं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता था कि मुझे टैक्सी की वजह से या सवारी की वजह से आउटस्कर्ट्स में, ऐसे इलाकों में जाना पड़ता था जहाँ पे निस्बतन कम आबादी थी या वहाँ पे इतना शोर शराबा नहीं हुआ करता था। खैर, वैसे ही मैंने एक फ़ैमिली को, मेरा ख़्याल है कि रात के तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे एक ऐसी जगह पे उतारा जो कि शहर का इख्तिताम था और उसके साथ हाईवे मौजूद था। अब मुझे आगे से, यानी जहाँ पे यू टर्न मौजूद था, वहाँ से गाड़ी घुमा के वापस शहर की तरफ जाना था। लेकिन कुछ अजीब सा माहौल था। हालांकि इतनी पुरानी बात नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा अंधेरा था और ऐसा लग रहा था जैसे जितने भी लोग थे सारे के सारे यहाँ से कहीं और जाके आबाद हो चुके हैं। ना ही इतनी गाड़ियाँ थीं, ना ही इतनी रौनक थी, इवन के लाइट्स भी मौजूद नहीं थीं। एक अजीब सा माहौल था, लेकिन जाहिर सी बात है मुझे यू टर्न तो घुमाना था। खैर, मैंने उस हाईवे के ऊपर गाड़ी लगा ली और मेरा ख्याल है कि 2 या 3 मिनट के बाद वो यू टर्न आना था और वहाँ से घुमा के वापस मैं शहर की तरफ जाता चला जाता। मुझे याद है कि बस यू टर्न आने ही वाला था और जब आप ड्राइव कर रहे हों और यू टर्न के करीब मौजूद हों, तो आपकी जो नज़रें होती हैं वो अल्टीमेटली दूसरे रोड पे मौजूद होती हैं। एक तो आप गाड़ियों के आने का फ़्लो देख रहे होते हैं, दूसरा ये कि सामने देखते हैं कि ये रोड खाली है या यहाँ पे रश मौजूद है या कोई मौजूद तो नहीं है जो खड़ा हुआ हो। मैंने इसी इरादे से जब यू टर्न के उस तरफ, यानी दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि कोई चलता हुआ, यानी बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ आगे बढ़ रहा है। हैरानकुन बात यह थी कि इस रोड पे जहाँ पे गाड़ियाँ नज़र नहीं आ रही थीं, किसी इंसान का इस तरह से बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ चलना, वो भी हाईवे पे इस तरफ चलना, नामुमकिन सी बात थी। खैर, मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके गाड़ी को घुमाया और गाड़ी को घुमाने के बाद जब मैं एग्जैक्टली उस रोड पे आया तो मुकम्मल तौर पे सन्नाटा था। कोई भी गाड़ी दूर दूर तक मौजूद नहीं थी। बस मेरी गाड़ी की लाइट्स थीं और इन लाइट्स की रोशनी में जो कुछ मुझे दिखाई दे रहा था उसके मुताबिक लेफ़्ट साइड पे आगे शायद कोई एक लंबा सा वजूद था जो आगे बढ़ रहा था। खैर, जब मैंने उस वजूद के ऊपर गौर किया तो ऐसा लगा जैसे कोई औरत है जो बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ सफ़ेद कलर के लिबास में आगे बढ़ती चली जा रही है। जैसे कि आमतौर पे वहाँ की ख़वातीन बालों को खोल के रखती हैं, वैसे ही उस औरत ने अपने बालों को खोल रखा था और ऐसा लग रहा था जैसे कोई लॉन्ग स्कर्ट या लॉन्ग कोट उसने पहन रखा हो। अभी जबकि मैं उसको देख ही रहा था, यानी मेरा और उसका कुछ सेकंड्स का इंटरेक्शन था, तो इसी दौरानिए में मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे ये जो औरत है इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। यानी कि आमतौर पे जो औरतों की हाइट होती है, यानी 5 साढ़े 5 फीट के दरमियान,
ये उससे बहुत ज़्यादा लंबी और चौड़ी दिखाई दे रही थी। वाकई में ऐसा ही था कि इस औरत की जो हाइट थी वो तकरीबन 7 फीट के बराबर थी, और मैं बड़ा हैरान था कि इतनी टॉल, इतनी लंबी चौड़ी औरत यहाँ पे कैसे नज़र आ सकती है। ऐसा नहीं था कि इस तरह की लंबी औरतें नहीं हुआ करती, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही लंबी थी, कुछ अजीब सी इसकी चाल ढाल थी, और मैं एक लम्हे के लिए फ़िक्रमंद था कि कहीं मेरे साथ कुछ होने वाला तो नहीं है। खैर, जैसे ही मैं उस औरत के बिल्कुल करीब पहुंचा, या आप कह सकते हैं कि उसके सामने से गुजरा, तो उस औरत ने अपने हाथ के इशारे से मुझे रोकना चाहा। ये जो कुछ हुआ ये कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर हुआ, और जब आप गाड़ी को चला रहे हो और एकदम से कोई लिफ्ट मांगे तो आपको गाड़ी रोकने में मेरा ख्याल है कि 10-12 सेकंड लग जाया करते हैं। अब क्योंकि रोड खाली था, मुझे अंदाज़ा था दूर दूर तक कोई भी मौजूद नहीं है, लिहाजा मैंने बड़ी बेफिक्री के साथ गाड़ी को साइड में लगाया, और साइड में लगाने के बाद बैक व्यू मिरर के ज़रिए उस औरत को देखने लगा। लेकिन हैरानकुन बात यह थी कि जब मैंने बैक व्यू मिरर के ऊपर नज़र डाली, और जब मैंने उस बैक व्यू मिरर के ज़रिए पीछे की तरफ देखना शुरू किया, तो वहाँ पे मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने दोबारा से वहाँ पे देखा, फिर तीसरी बार मैंने बैक व्यू मिरर के बाद बाकायदा पीछे पलटने के बाद जब देखा, तो यकीनन वहाँ पे कोई भी इस तरह का वजूद मौजूद नहीं था। अब इस औरत को या तो ज़मीन निगल चुकी थी, या फिर इस औरत को आसमान खा चुका था। लेकिन अब मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि मैं एक ऐसी जगह पे मौजूद हूँ जो मुकम्मल तौर पे सुनसान है, जहाँ पे आबादी मौजूद नहीं है, और यहाँ पे लाइट्स वगैरह का भी इंतज़ाम ख़ासा मौजूद नहीं था। खैर, मैंने गाड़ी स्टार्ट की। स्टार्ट करने के बाद मैंने गाड़ी को दोबारा से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। हैरानकुन बात यह थी कि जब मैंने गाड़ी को दोबारा से चलाना शुरू किया, और मेरा ख्याल है कि 5 या 10 सेकंड के बाद जब मैंने दोबारा से बैक व्यू मिरर के ज़रिए पीछे की तरफ देखा, तो अब मुझे लग रहा था दूर परे वो औरत दोबारा से चलती हुई आगे बढ़ती चली आ रही है। जो औरत अभी कुछ सेकंड पहले मेरी नज़रों से ओझल हो चुकी थी, ये दोबारा से न सिर्फ मुझे दिखाई दे रही थी, बल्कि अब मुझे यकीन हो चला था यकीनन ये कोई दूसरी मखलूक है जो मुझे डराना चाहती है। खैर, मुझे उस दौर के हिसाब से जो भी आयत वगैरह आती थी, मैंने उन तमाम आयत की न सिर्फ तिलावत की, बल्कि मैं तेज़ रफ्तारी के साथ मेन सिटी के अंदर दाखिल हो गया। लेकिन आप यकीन करें कि जब मैं अपने घर पहुंचा तो मुझे 102, 103 बुखार हो चुका था, और अब मुझे एहसास हो रहा था जैसे मेरा जिस्म न सिर्फ टूट रहा है, बल्कि शदीद सर्दी थी जो मुझे बार बार महसूस हो रही थी। खैर, मेरा ख्याल है कि तकरीबन 3-4 दिन तक मेरी अम्मी, मेरे घर वाले मुझ पे दम दुरूद करते रहे, तब कहीं जाके कदरे मेरी जो हालत थी वो बेहतर हुई। अच्छा गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो पहली स्टोरी थी, ये कहानी, ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं आज की दूसरी बहुत ही खौफनाक कहानी की तरफ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक इस ऑडियो को, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। अच्छा गाइस, आज की ये जो दूसरी कहानी है, ये कहानी मेरा ख्याल है कि 2001-2002 में हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उनके फादर के साथ पेश आई थी। और ये वाक़या, ये किस्सा यानी कि अब से तकरीबन 23 या 24 साल पुराना है। ये बताती है कि इनके फादर उस दौर में शाहराह फैसल पे एक कंपनी के अंदर जॉब किया करते थे। अक्सर ऐसा होता था कि जब इनकी छुट्टी होती तो छुट्टी के बाद इनका एक दोस्त था जो कि अक्सर इनको शाहराह फैसल पे या शाह फैसल पे किसी भी ऐसे पॉइंट पे छोड़ दिया करता था जहाँ से ये वापस पैदल या किसी और बस के ज़रिए अपने घर बआसानी पहुँच जाया करते थे। तो वैसे ही उस रात हुआ, मेरे फादर को जब इनके दोस्त ने शाह फैसल कॉलोनी में, यानी जहाँ पे स्टार गेट मौजूद है, उस जगह छोड़ा, तो वहाँ से हमारे घर का जो रास्ता था मुश्किल से 20 या 25 मिनट का रास्ता था। अब बात ये थी कि उस दौर में, यानी जब ये वाक़या इनके साथ पेश आया था, शदीद सर्दी हो रही थी, और अक्सर लोग रात के 9-10 बजे ही अपने अपने घरों का रुख कर लिया करते थे। खैर, मेरे फादर जब स्टार गेट पे उतरे तो उतरने के बाद जैसे ही इन्होंने पैदल अपने घर की तरफ बढ़ना शुरू किया, तो बताते हैं कि स्टार गेट पे लेफ़्ट साइड पे उस दौर में 3 बड़े बड़े दरख्त मौजूद थे। अब जब उनकी नज़र उन दरख्तों के पास पड़ी
तो इनको ऐसा लगा कि उन दरख्तों के नीचे, यानी जो बीच वाला दरख्त थे, उस दरख्त के नीचे कोई औरत खड़ी हुई है। अच्छा, बात ये थी कि इस हिस्से के बारे में, यानी ये जो शाह फैसल कॉलोनी है, इस एरिया के बारे में बहुत सारी कहानियाँ मशहूर थीं और उस दौर में भी इस तरह की बातें की जाती थीं कि स्टार गेट के पास, ख़ासतौर पे जहाँ पे कब्रिस्तान मौजूद है उस तरफ, या फिर पूरे शाह फैसल में अक्सर रात के औकात में इस तरह की एक चुड़ैल को घूमते फिरते देखा जाता है। अब जब मेरे फादर की नज़र उस औरत पे पड़ी तो बज़ाहिर देखने से वो नॉर्मल एक औरत लग रही थी और उसके हाथ में एक बैग मौजूद था। ऐसा लग रहा था जैसे अपने किसी घर वाले का या अपने हस्बैंड का यहाँ पे इंतज़ार कर रही है। अल्लाह ना करे, हो सकता है कि किसी परेशानी में हो और शायद इसी वजह से यहाँ पे खड़ी हुई हो। अब ये सोच के मेरे फादर ने उसकी तरफ बढ़ना शुरू किया। मेरे फादर चाहते थे कि अगर उसको कोई मदद की ज़रूरत है या उसको रोड तक जाना है तो मेरे फादर उसको गाइड कर सकें। खैर, मेरे फादर जब उस औरत की तरफ बढ़ना शुरू हुए तो जैसे जैसे मेरे फादर उस औरत की तरफ बढ़ रहे थे तो बज़ाहिर देखने से ऐसा लग रहा था कि उस औरत ने एक लंबा सा अबाया पहन रखा है, जिसकी वजह से इस औरत के जो पैर थे मेरे फादर को नहीं दिखाई दे रहे थे। अब मेरे फादर बताते कि जब मैं उस औरत के बिल्कुल करीब पहुंचा और मैंने जाके उस औरत को मुखातिब किया, मैंने उससे पूछा कि आपको किसी मदद की ज़रूरत तो नहीं है। तो वो जो औरत थी मेरे फादर की तरफ देख के मुस्कुराने लगी। अब मेरे फादर की समझ नहीं आया कि ये जो औरत है इतनी रात में यहाँ पे इस दरख्त के नीचे खड़ी हुई है, और जब मैं इससे पूछ रहा हूँ कि आपको किसी मदद की ज़रूरत है तो बजाय इसके वो मेरी बात का जवाब दे, कुछ अजीब खौफनाक से अंदाज में मेरे फादर को देख के वो मुस्कुराती चली जा रही है। मेरे फादर बताते हैं कि देखते ही देखते, यानी इन कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर मुझे ऐसा लगा कि उसका जो चेहरा है उसका रंग उड़ना शुरू हो चुका है। बज़ाहिर उसका जो चेहरा था बहुत ही गोरा चिट्टा चेहरा था, लेकिन देखते ही देखते कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर उसका जो चेहरा था वो ना सिर्फ एक काले से चेहरे में तब्दील हो चुका था, बल्कि मेरे फादर बताते हैं कि उसकी जो आंखें थीं, जो कि बज़ाहिर नॉर्मल आंखें थीं, अब ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों की जो पुतलियां हैं वो सफ़ेद हो चुकी हैं। अब जैसे ही मेरे फादर ने उस औरत के चेहरे को एकदम से चेंज होते हुए देखा तो वो एकदम से पीछे हटने लगे। मेरे फादर बताते हैं कि जैसे जैसे मैं पीछे हट रहा था वैसे वैसे वो जो औरत थी उस औरत ने मेरी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था। अजीब बात यह थी कि जैसे जैसे वो औरत मेरी तरफ बढ़ रही थी वैसे वैसे ऐसा लग रहा था कि आहिस्ता आहिस्ता करके उसका जो अबाया है उस अबाए से उसके पाँव नज़र आना शुरू हो चुके हैं। यानी कि उसका कद जो था वो एकदम देखते ही देखते लंबा होता जा रहा था, और ना सिर्फ उसका कद लंबा हो रहा था बल्कि अब ऐसा लग रहा था जैसे उस औरत के जो पैर हैं मेरे फादर के एग्जैक्टली सामने मौजूद हैं। अजीब बात यह थी कि उस औरत के जो पैर थे ऐसा लग रहा था जैसे उल्टे पैर हैं। उन पैरों पे जो उंगलियां मौजूद थीं वो पीछे की तरफ थीं, जबकि जो उसकी एड़ियां थीं वो आगे की तरफ मौजूद थीं। अब मेरे फादर को एहसास हो चुका था कि उन्होंने किस कदर बड़ी गलती कर दी है। खैर, मेरे फादर बताते हैं कि मैं एकदम से मुड़ा और मैंने जितना तेज़ी से हो सकता था भागना शुरू कर दिया। मैं जितना तेज़ी से हो सकता था भाग रहा था, और इस दौरानिए में जितनी भी कुरानी आयत मुझे आया करती थीं मैं मुसलसल इन तमाम कुरानी आयत की तिलावत कर रहा था। मेरे फादर बताते हैं कि जब तक मैं वहाँ पे नहीं पहुँचा जहाँ पे हमारा घर मौजूद था, मुझे मुसलसल उस औरत के मुझे फॉलो करने का एहसास होता रहा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पीछे मेरी ही रफ्तार से कोई भागता चला जा रहा है और मुसलसल बार बार मेरा नाम लेके मुझे मुखातिब करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा गाइस, ये जो कहानी है ये बहुत ही खौफनाक कहानी है, और मेरा ख्याल है कि अगर आप में से किसी के साथ भी कोई इस तरह का वाक़या पेश आ जाता है तो आपको एक अरसा लगेगा कि आप इस वाक़ये के खौफ से बाहर निकल सकें। ये कहानी मियाँ चिन्नू की कहानी है, और वहाँ पे एक छोटा सा गांव मौजूद है। ये वाक़या उस गांव के अंदर 1980s में पेश आया था। एक लड़का हुआ करता था जिसका नाम अब्दुल्ला था, और वो उस गांव का ही रहने वाला था। उसकी आदत थी कि वो दिन के बजाय रात के औकात में अपने खेतों में काम किया करता था। अच्छा, रात में काम करना मसला नहीं है। अक्सर गांव के अंदर लोग रात के औकात में काम किया करते हैं, जैसे कि आमतौर पे खेतों को पानी देना हो या दवा डालनी हो या कोई भी इस तरह का काम हो तो रात में अंजाम दिया जाता है।
लेकिन अजीब बात यह थी कि अब्दुल्ला की शुरू से ही आदत थी, जब वो रात के औकात में अपने खेतों में काम किया करता था तो वो चीख चीख के गांव वालों को मुखातिब किया करता था। जैसे कि आमतौर पे वो बोला करता था कि जागते रहो। एक अजीब सी आदत थी जो शुरू शुरू में गांव वालों को बुरी लगती थी कि जब वो सो रहे होते हैं या सोने की तैयारी कर रहे होते हैं तो ये खेतों में से चीख चीख के लोगों को परेशान करता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा तो गांव वालों को भी इत्मीनान हुआ करता था कि हमारा एक लड़का, हमारे इस गांव का लड़का जो कि बहुत अच्छा लड़का है, वो खेतों में मौजूद है तो हम सुकून के साथ सो सकते हैं। यानी एक तरह से हम लोग महफूज भी हैं और हमारे खेत भी महफूज हाथों में हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा, एकदम से देखते ही देखते ये जो अब्दुल्ला था, इसकी ना सिर्फ तबीयत ख़राब होना शुरू हुई बल्कि तबीयत इस कदर ख़राब हुई कि इसको अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। जब अब्दुल्ला को अस्पताल के अंदर एडमिट किया गया तो वहाँ पे एडमिट करने के बाद पता चला कि उसकी जो तबीयत है वो इस कदर ख़राब हो चुकी है कि डॉक्टर्स के मुताबिक इसके बचने के चांसेस 5% से ज़्यादा मौजूद नहीं है। और ऐसा ही हुआ कि देखते ही देखते अब्दुल्ला की जो तबीयत थी वो एक हफ़्ते के अंदर इस कदर ख़राब हुई कि वो इन गांव वालों को और अपने घर वालों को इस दुनिया में छोड़ के इस दुनिया से रुखसत हो गया। बताया जाता था कि अब्दुल्ला को किसी जहरीले जानवर ने उसके पाँव में काटा था और पाँव में काटने की वजह से उसके जिस्म के अंदर जो जहर था वो बढ़ता चला गया था और बिलाखिर एक वक्त ऐसा आया था कि उसके बचने के इम्कानात ख़त्म हो चुके थे। खैर, बात यहाँ तक तो ठीक थी कि उसका इंतकाल हो गया, फिर उसकी तदफीन कर दी गई, फिर सोयम और फिर 40वां हो गया। लेकिन बात वहाँ पे ख़राब होना शुरू हुई कि जब देखते ही देखते इस गांव के अंदर खेतों में रात के औकात में अजीब अजीब वाक़यात पेश आना शुरू हुए। जैसे कि अक्सर ऐसा होता है कि रात के औकात में, यानी उसी टाइम जिस टाइम अब्दुल्ला खेतों के अंदर मौजूद हुआ करता था और खेतों में चीख चीख के आवाज़ें लगाया करता था, गांव वालों का कहना था कि उसी टाइम में, उसी औकात में वैसे ही अब्दुल्ला की आवाज़ आया करती है। हालांकि अब्दुल्ला को इस दुनिया को छोड़े हुए काफ़ी टाइम गुजर चुका था और वो इस दुनिया में मौजूद नहीं था, लेकिन गांव वालों का ये कहना था कि वाकई में अब्दुल्ला को न सिर्फ उन खेतों में चलते फिरते देखा जाता है बल्कि इसके साथ साथ वो वैसे ही उसी अंदाज में चीख चीख के गांव वालों को मुखातिब किया करता है। इसी तरह एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हमारे एक चचा थे, इत्तफाक से उनको कहीं किसी काम से जाना था, तो वापस आते आते मेरा ख्याल है कि रात के तकरीबन 12 साढ़े 12 बज चुके थे। अब जब हमारे चचा वहाँ से वापस आए और इत्तफाक से उनका गुज़र उन खेतों के सामने से हुआ जिन खेतों में गए वक्तों में अब्दुल्ला काम किया करता था, तो चचा बताते कि मुझे पहले ऐसा लगा कि उन खेतों में कोई सफ़ेद कलर के लिबास में या फिर कफन के अंदर लिपटा हुआ न सिर्फ खड़ा हुआ है बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे अब्दुल्ला ही वहाँ पे मौजूद है और वो चाचा को आवाज़ दे रहा है। अब चाचा ने जानबूझ के देखने के बावजूद न सिर्फ उसको नज़रअंदाज किया बल्कि वो आगे बढ़ते चले गए। चाचा बताते कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे न सिर्फ फॉलो कर रहा है बल्कि बार बार मेरा नाम लेके मुझे मुखातिब कर रहा है। खैर, ये बताते कि जैसे तैसे मैं उन खेतों से बाहर की तरफ आया और मैं भागता हुआ जब अपने घर पहुंचा तो घर पहुंच के जब मैंने अपने दरवाजे को नॉक करना शुरू किया, इसी दौरानिए में जब मैंने पलट के पीछे की तरफ देखा तो वाकई में अब्दुल्ला कफन के अंदर मौजूद मेरे बिल्कुल बैक साइड पे खड़ा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे हैं। एक अजीब कैफियत थी। एक तो मैं खौफ के अंदर मुब्तला था और दूसरी बात ये थी कि जो अब्दुल्ला को मैंने रोते हुए देखा था तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मरने के बाद ये बच्चा खुश नहीं है। खैर, इस वाक़े का जिक्र मस्जिद के इमाम साहब से किया गया और इसके बाद तमाम गांव वालों ने, ख़ास तौर पे जो इस अब्दुल्ला के एतराफ़ में रहा करते थे, उन लोगों ने बाकायदा अब्दुल्ला के लिए न सिर्फ इसाले सवाब किया बल्कि उस गांव के अंदर अब्दुल्ला के नाम से एक छोटी सी मस्जिद भी तामीर करवा दी गई। कहा जाता है कि उसके बाद से ये जो भी वाक़यात थे ये ना सिर्फ कम हुए बल्कि एक वक्त ऐसा है कि वाक़यात मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुके थे।